दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात। शेर व शेरनी, मैं शुभम आपके अपने YouTube चैनल धुरंधर परिवार में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हाँ, मैं धुरंधर, जिसका अर्थ होता है धुआं धुआं करना। हमें सूर्य की तरह तप करके हीरे की तरह चमकना है। आप लोग हमारे साथ आइए। यदि ये सेशन पसंद आएगा तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप लोगों के शेयर सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है। हम लोग पढ़ने वाले हैं कांग्रेस का अधिवेशन, और उसके पहले एक मोटिवेशनल क्योट देखते हैं। शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो आइए दहाड़ते हुए कांग्रेस का अधिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो कांग्रेस का अधिवेशन हम पढ़ते हैं। कांग्रेस का अधिवेशन क्यों हुआ था? क्योंकि इसे अंग्रेज अपने एक सुरक्षा के रूप में, एक वाल के रूप में चाहते थे, लेकिन उनकी यह योजना विफल हो जाती है। यह कांग्रेस का अधिवेशन होता है, यानी कांग्रेस की स्थापना होती है, जिससे भारतीय एक मंच पर आ पाते हैं। क्योंकि जो भारतीय हैं अलग अलग जगहों पर बिखरे हुए थे, इकट्ठा नहीं हो पाते थे, लेकिन वह कांग्रेस का एक मंच मिल जाता है, जिससे वह लोग एकत्रित होते हैं और एक संगठन बन पाता है। तो आइए देखते हैं कांग्रेस की स्थापना किसने की। तो कांग्रेस की स्थापना देखते हैं किसने की है। तो कांग्रेस की स्थापना के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि ए.ओ. ह्यूम का मतलब होता है एलन ऑक्टिविलिटियम ह्यूम। यह कहाँ की रहने वाली महिला थी? यह स्कॉटलैंड की रहने वाली थी। यह स्कॉटलैंड की रहने वाली महिला थी। यह एक असैन्य अधिकारी थी। यह कैसी अधिकारी थी? असैन्य अधिकारी थी। यह किसी भी प्रकार से सेना से आई हुई अधिकारी नहीं थी। यह यूपीएससी एग्जाम या सिविल एग्जाम उससे आई हुई एक अधिकारी थी। तो यह असैन्य अधिकारी हो गया। और इसके बाद यह इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला बोला जाता है। इन्हें क्या बोला जाता है दोस्तों? हर्मिट ऑफ शिमला, क्योंकि इन्हें शिमला का संत भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? शिमला का संत कहा जाता है। यह हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो अब मैंने स्थापना देख लिया। अब हम देख लेना है कि इनकी स्थापना कब हुई है। तो इनकी स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में दिसंबर में हुई थी। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। किसके कार्यकाल में हुई थी? डफरिंग। किसके काल में हुए थे? डफरिंग के। यह जब इसकी स्थापना हुई थी तो यह वायसराय था, भारत का वायसराय। कौन था? डफरिंग। यह डफरिंग मतलब डफर था। डफर होने की वजह से ही यह अपना खुद स्थापना किया था कांग्रेस का। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को डफरिंग ने कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, डफरिंग के कार्यकाल में। फिर इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। इसकी स्थापना हो गई। इसकी स्थापना के समय भारत में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर होता है? तो यह मुंबई में होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कांग्रेस का अधिवेशन कब कब हुआ है। कांग्रेस का अधिवेशन अधिकतर दिसंबर के महीने में ही होता था। ठीक है, तो अधिवेशन का मतलब होता है कि साल में एक बार एक बैठक बुलाई जाती थी, वो दिसंबर में होता था, जिसे अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ है। ठीक है, तो देख लेते हैं। 1885 ईस्वी, 1886, 1887, 1888, 1889 और 1896। बहुत इंपॉर्टेंट जो है वही बताएंगे। तो 1885 ईस्वी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया ट्रिक है, जिन्हें जापानी ट्रिक के नाम से जाना जाता है। वो जापानी ट्रिक है बक मई बक। तो देखते हैं क्या है। बक क म ई ब क। कौन सी ट्रिक है दोस्तों? तो बक मई बक। ब का मतलब होता है बम्बई। बम्बई पहले जो नाम है बम्बई, अब यह नाम मुंबई हो गया है। क का मतलब होता है कोलकाता। क का मतलब क्या होता है? कोलकाता। म का मतलब हो जाएगा मुंबई, मद्रास होता है। म का मतलब मद्रास हो जाएगा। और ई का मतलब हो जाए इलाहाबाद। और इसके बाद है ब का मतलब हो गया वहीं बम्बई। और इसके बाद क का मतलब हो गया कोलकाता। क का मतलब क्या हो गया दोस्तों? कोलकाता। अब हम देख ले रहे हैं कि बम्बई में 1885 ईस्वी में किसके कार्यकाल में इसके कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो यह है WC बनर्जी, यानी जिनका नाम है बेमस चंद्र बनर्जी। बेमस चंद्र बनर्जी ने 1885 ईस्वी में मुंबई में सबसे पहले कांग्रेस का अधिवेशन होता है। फिर इसके बाद देखते हैं 1886 ईस्वी में कोलकाता में अधिवेशन बुलाया जाता है, और इसे दादा भाई नेहरू जी, किसने किया था? दादा भाई नेहरू जी ने।
दादा भाई नौरोजी इसकी स्थापना किए थे। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने इसकी स्थापना किया था। अब आगे देखते हैं तीसरा मद्रास वाला। मद्रास में किसने किया था? बदरुद्दीन तैयब जी। किसने किया था? तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी ने इसकी स्थापना किया था। तो बदरुद्दीन तैयब जी यह एक मुस्लिम कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम भी कहा जाता है। तो मौलवी जी, एक बार की बात है, जब मौलवी जी अपने कुत्ते के साथ टहलते हुए जा रहे थे, तभी सामने से उनकी एक पड़ोसन आ रही होती है और पड़ोसन बोलती है, मौलवी जी आपका कुत्ता बिल्कुल शेर की तरह दिखता है। तो मौलवी जी गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं यह बिल्कुल शेर ही था, बस तुम्हारे प्यार के चक्कर में पड़ करके इसकी शक्ल कुत्ते जैसी हो गई है। तो दोस्तों आप भी प्यार के चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो कहीं आपकी भी शक्ल कहीं उसी कुत्ते की जैसी ना। घटना मतलब आपको बताते रहेंगे। आगे चलते हैं फिलहाल। तो इलाहाबाद में देखते हैं, तो इलाहाबाद में बदरुद्दीन तैयब जी देख लें। इलाहाबाद देखते हैं तो जॉर्ज यूले सबसे पहले कांग्रेस का अंग्रेज अध्यक्ष हुआ। कांग्रेस का अंग्रेज अध्यक्ष कौन है? जॉर्ज यूले, ठीक है, प्रथम बार। और फिर इसके बाद 1889 ईस्वी में मुंबई में होता है, तो मुंबई में बेडरमर बनते हैं। बेडरबन जो है 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, अंग्रेज अध्यक्ष हैं। एक क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस के 2 बार बनने वाले अंग्रेज अध्यक्ष कौन है? तो वह बेडरबन 2 बार बने हैं। और यहाँ पर दादा भाई नौरोजी 3 बार बने हैं। यह यूपीएससी एग्जाम में आया हुआ है कि दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कितने बार की है? तो 3 बार की है। और आगे देखते हैं कोलकाता 1896 ईस्वी में होता है और यह बंकिम चंद्र चटर्जी, इसमें वंदे मातरम गाया गया है, वंदे मातरम। और ये किसके अध्यक्षता में किया गया? तो रहमतुल्लाह सयानी। रहमतुल्लाह क्या कर रहे थे? सयानी कर रहे थे। रहमतुल्लाह क्या कर रहे थे? सयानी कर रहे थे। तो यानी कि रहमतुल्लाह सयानी 1896 ईस्वी में कोलकाता में रहमतुल्लाह सयानी के अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन किया गया, जिसमें वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम किसके अध्यक्षता में गाया गया? रहमतुल्लाह सयानी। रहमतुल्लाह सयानी क्या है? एक मुस्लिम है। चूँकि मुस्लिम आए वंदे मातरम को मुस्लिम लोग गाते नहीं हैं, वो लोग कहते हैं कि ये हम लोगों के विपरीत है, विरोध में दिया गया है। लेकिन इसी को जब हिंदी में ये संस्कृत में जब इसे हिंदी में ट्रांसलेट करके दिया गया तो किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। जब इसे उर्दू में ट्रांसलेट करके उनको पढ़ाया गया, लेकिन उनको बताया नहीं गया था कि वो यह वंदे मातरम है। जब उन्हें उर्दू में ट्रांसलेट करके दिया गया तो उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब वहीं संस्कृत में ट्रांसलेट कर दिया गया तो उनको दिक्कत होने लगी कि हाँ ये वंदे मातरम है, ये गलत है। यह वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ नामक पुस्तक से लिया गया है। आनंद मठ एक पुस्तक होती है जिसका उसका एक पेज संस्कृत में लिखा गया, उसी को निकाल दिया गया जिसे वंदे मातरम गाया जाएगा। वंदे मातरम 1896 ईस्वी में हो गया। कलकत्ता में रहमतुल्लाह सयानी कर रहे थे, वंदे मातरम गाया गया। अब 1906 ईस्वी में देख लेते हैं। 1906 ईस्वी में हमारा कलकत्ता में अधिवेशन होता है। कहाँ पर होता है? कलकत्ता में। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? दादा भाई नौरोजी। सबसे पहले स्वराज की मांग किसने किया है? तो दादा भाई नौरोजी ने ही स्वराज की मांग की है। तो स्वराज की मांग किसने किया? सबसे पहले स्वराज की मांग दादा भाई नौरोजी ने किया है। तो किसने सबसे पहले क्या कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था हमारा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आजकल के बच्चे कह रहे हैं कि तिलक लेना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हमारे पूर्वजों ने तिलक लिया था, हम भी लेंगे। उसमें बुलेट लेंगे, 4 व्हीलर लेंगे, 3 लाख रुपया लेंगे, ऐसी उनकी डिमांड होती है। तो क्या यदि आप अपने ऊपर कमाइए और अपने दम पर लीजिए, तब आपका समझ में आएगा कि हाँ क्या ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। तो ठीक है, तो आगे देखते हैं हम 1906 के बाद 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन होता है और इसमें रास बिहारी बोस होते हैं। कौन होते हैं? रास बिहारी बोस इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो रास बिहारी बोस इसकी अध्यक्षता करते थे। एक चीज़ और बता दे रहा हूँ मैं कि ये 1885 से लेकर के और 1905 ईस्वी का जो काल है, इस काल को बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि यह कांग्रेस का जो काल है, इसे हाथ में कटोरा लेकर के मांगने वाला यह अधिवेशन होता था, जो कि दिसंबर में 1 दिन के लिए किया जाता था, जो कि साल में एक बार मेढक की तरह टरटराते हुए निकलेंगे तो आपको स्वतंत्रता कभी नहीं मिलेगी। ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इसे हाथ में लेकर कटोरा भीख मांगने वाला अधिवेशन बोला जाता था बाल गंगाधर तिलक की तरफ से।
यदि यह 1905 ईस्वी में ही इसमें एक फूट पड़ जाती, लेकिन दादा भाई नेहरू जी एक वयोवृद्ध थे, इनकी पार्टी में बहुत ही ज़बरदस्त छवि थी, इसलिए नरम दल और गरम दल आपस में टूटते नहीं हैं, लेकिन उतनी छवि रास बिहारी बोस की नहीं थी, इसलिए नरम दल और गरम दल आपस में विभाजित हो जाते हैं। तो 1907 ईस्वी में क्या हुआ है, नरम दल और गरम दल आपस में अलग अलग हो गए। एक क्वेश्चन पूछता है, यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है कि नरम दल के व्यक्ति कहाँ के रहने वाले थे, यह गांव के रहने वाले थे, और गरम दल के व्यक्ति कहाँ के रहने वाले थे, तो यह शहर के रहने वाले थे। गरम दल गांव के रहने वाले हैं। आपने देखा होगा कभी यदि किसी की बाइक से एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें सबसे पहले उसे हॉस्पिटल में एडमिट गाँव वाले नहीं कराते हैं, उसे सबसे पहले कहते हैं कि मार ससुरा के मार मार, पहले मार मार, यदि उसे कह लेते हैं, फिर इसके बाद एम्बुलेंस बुलाते हैं और इसके बाद एडमिट कराया जाता है। लेकिन शहर वाले कहते हैं व्हाट हैपन, व्हाट, तुरंत कॉल द एम्बुलेंस, उसे एम्बुलेंस बुलाते हैं और उसे ले जा करके एडमिट कराते हैं। तो गांव वाले हमेशा उग्रवादी युग के होते हैं, ये हमारी गरम दल के होते हैं, ठीक है। तो गाँव वाले कहाँ के होते हैं, गरम दल के होते हैं। और हमारे गाजीपुर में और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में तो एक अलग ही सिस्टम चलता है, यहाँ पर बात कम लात ज़्यादा चलती है। आगे देखते हैं 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में कलकत्ता में अधिवेशन होता है और यहाँ पर विश्व नारायण धर, कौन है, विश्व नारायण धर, इसकी कांग्रेस की अध्यक्षता कौन करते हैं, विश्व नारायण धर, और इन्हीं की अध्यक्षता में जन गण मन गाया गया था, जन गण मन गाया गया था। जन गण मन किसके अध्यक्षता में गाया गया है, तो विश्व नारायण धर के अध्यक्षता में गाया गया। कब गाया गया है, 1911 ईस्वी में। कहाँ पर अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता में हुआ था अधिवेशन। अब आगे देखते हैं 1911 के बाद 1916 ईस्वी में देख लेते हैं। 1916 ईस्वी में लखनऊ में अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन को अंबिका चरण मजूमदार, कौन थे, मजूमदार 1916 ईस्वी में इसी अधिवेशन में गांधी जी यहाँ पर आए थे, ठीक है, लखनऊ वाले अधिवेशन में 1916 ईस्वी में। और इसमें नरम दल और गरम दल एक हो गए थे, नरम दल और गरम दल दोनों जुड़ गए थे और मुस्लिम लीग भी जुड़ गया था, मुस्लिम लीग, ये लोग आपस में फिर से एक हो गए थे। फिर इसके बाद आगे देखते हैं 1917 ईस्वी में 1917 ईस्वी में कलकत्ता में अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, श्रीमती एनी बेसेंट। कौन है, एनी बेसेंट जी हैं। कौन है, एनी बेसेंट। यह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष रहे हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो आप बताएंगे श्रीमती एनी बेसेंट को। फिर आगे देखते हैं 1918 ईस्वी में। 1918 ईस्वी में मुंबई में अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन की अध्यक्षता हसन इमाम करते हैं। कौन करता है, हसन इमाम। इसकी अध्यक्षता 1918 ईस्वी में मुंबई में अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता हसन इमाम करते हैं। और यहाँ पर फिर नरम दल और गरम दल में फूट पड़ जाती है। अंग्रेजवा ससुरा से बड़ा परेशान रहता था, कभी ये नरम दल वाले के पास जाता था तो ये सब पुचकारते थे कि आओ 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 खरगोश आओ बैठ जाओ। यदि गरम दल वाले के पास जाते थे तो इसमें दो हाथ जड़ देते थे और उसे भगा देते थे। कांग्रेस सब कन्फ्यूजन था कि कौन नरम दल का है कौन गरम दल का है, बड़ा परेशान रहते थे। यही फायदा भी हुआ भारतीयों के नरम दल और गरम दल होने से, अंग्रेजों में काफ़ी कन्फ्यूजन का संदेश। इसमें में दिल्ली में इसकी अध्यक्षता हुई थी और इसे अबुल कलाम आज़ाद ने, किसने किया था, अबुल कलाम आज़ाद ने। यह सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। भारत के सबसे पहले शिक्षा मंत्री कौन रहे हैं, तो अबुल कलाम आज़ाद रहे हैं और सबसे युवा भी रहे हैं और कांग्रेस के सबसे अधिकतम समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। कौन रहे हैं, अबुल कलाम आज़ाद रहे हैं। फिर इसके बाद देखते हैं 1924 ईस्वी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कर्नाटका के बेलगांव में, कहाँ पर, कर्नाटका के बेलगांव में गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। किसने किया था, गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। और इसके बाद देखते हैं 1925 ईस्वी में कानपुर में अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने, किसने किया था दोस्तों,
सरोजिनी नायडू, यह भारतीय महिला। कांग्रेस, यदि क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला तो सरोजिनी नायडू, यदि पूछेगा कांग्रेस की प्रथम महिला तो श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है, ये है। ठीक है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष तो हो जाएंगी सरोजिनी नायडू। फिर इसके बाद देखते हैं 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में लाहौर में अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसी अधिवेशन में लाहौर में रावी नदी के तट पर भारत का सबसे पहले झंडा फहराया गया था। इसी समय नेहरू जी ने कहा था कि जब पूरी दुनिया सो रही है तब भारत का झंडा तिरंगा लहरा रहा था। तो यह रावी नदी के तट पे लाहौर में सबसे पहले झंडा किसने फहराया था? नेहरू जी ने। ये 26 जनवरी को ही क्यों फहराया जाता है? क्योंकि देखिए कांग्रेस का अधिवेशन तो दिसंबर में होता है, तो यह 1929 है, दिसंबर का महीना। तो आगे आने वाला समय क्या हो जाएगा? 30 जनवरी। ठीक है, तो 1930 हो जाएगा। तो 26 जनवरी को ही, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को रावी नदी के तट पर लाहौर में पहला झंडा फहराया गया था। ठीक है, तभी से 15 साल 17 साल से हम झंडा तिरंगा फहराते आ रहे थे, लेकिन अंग्रेजों का ससुरा सब 15 अगस्त को ही हमें स्वतंत्रता देकर चला गया। तो इसलिए क्या करें, तो स्वतंत्रता देकर चला गया तो लेना तो था ही, लेकिन हमने संविधान बनाने में 2-3 साल लगा दिया और जब हमारा संविधान बन गया तो हमने 26 जनवरी को ही लागू किया, क्योंकि हमने 26 जनवरी को ही झंडा फहराया था। आगे देखते हैं 1930 ईस्वी देख लेते हैं। तो 1930 ईस्वी में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा सन है जिसमें कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ, तो वह 1930 ईस्वी है। अब आगे देखते हैं 1931 में। 1931 ईस्वी में कराची में अधिवेशन होता है 1931 ईस्वी में कराची में अधिवेशन होता है और इसे कौन करता है? तो पटेल जी करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता करते हैं। कौन करता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता करते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही कहा था कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता। तो 1931 ईस्वी। अब इसके बाद पढ़ते हैं 1938 ईस्वी। 1938 ईस्वी में हरिपुरा अधिवेशन होता है और यह हरिपुरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? गुजरात में। इसके किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। 1938 ईस्वी में हरिपुरा अधिवेशन होता है जो कि गुजरात में पड़ता है। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। अब 1939 आता है 1939 ईस्वी में त्रिपुरी में होता है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? एमपी में पड़ता है। और इसकी अध्यक्षता देखिए किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे कि हम ही इस कुर्सी पर बैठेंगे, लेकिन गांधी जी कर रहे हैं कि हम सिद्धारमैया को इस पर कुर्सी पर बैठाएंगे। तो उन दोनों में वोटिंग हुई है, तो वोटिंग में सुभाष चंद्र बोस जीत गए। तो लेकिन गांधी जी नाराज हो रहे थे, इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि हम अपनी कुर्सी का त्याग करें। ले सिद्धारमैया बैठ जाओ सिद्धारमैया। लेकिन सिद्धारमैया कहे कि बच्चों आप हमको इस पर बैठा रहे हैं, सब लोग हमारा मजाक न उड़ाएंगे, तो इसलिए वो कुर्सी पर नहीं बैठती है। और एक थर्ड पर्सन को लाकर बैठाया जाता है जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो इसमें कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आकर के इस पे विराजमान होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं 1940 ईस्वी में देख लेते हैं। 1940 से लेकर के 45 तक अबुल कलाम आज़ाद बनते हैं रामगढ़ में। कहाँ पे? रामगढ़ में। कौन बनता है? अबुल कलाम आज़ाद बन जाते हैं। फिर 1947 का लास्ट देख लेते हैं। 1945, 46 और 47 यानी जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था और किसने किया था देखते हैं। तो उस समय मेरठ में अधिवेशन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मेरठ में। और किसने किया था? JB कृपलानी ने किया था। किसने किया था? JB कृपलानी ने। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त हुआ। एक चीज़ें हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप कभी भी प्यार और मोहब्बत के चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो आपकी लाइफ किस प्रकार से डिस्ट्रॉय हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। कभी कभी तो ऐसा होता है, आप किसी जंतर मंतर वाली लड़कियां हो या जो जिसका नाम ही खुद का माला हो, आप उसके चक्कर में पड़ जाते हो और उसका जादू टोना कब आप पर चल जाता है और आप उसमें 555 का जियो वाला रिचार्ज और 10-10, 20-20 हज़ार की शॉपिंग करा देते हो और जिससे कि आपका बैंक बैलेंस ख़त्म हो जाता है, आप क्रेडिट कार्ड पे आ जाते हो।
कभी कभी तो आप ऐसे लड़कियों से प्यार करते हो कि जिससे कि आप उससे शादी नहीं होती है और उसके शादी में आपको खाने के लिए निमंत्रण मिलता है, और जब वहाँ पर पहुँचते हो सिंदूरदान हो रहा होता है तभी आप जाते हो वहाँ पर टेंट के बाहर रोने लगते हो। और रोते हुए यदि सामने से कोई आदमी आ जाता है, यदि पूछता है कि आप रो क्यों रहे हो, तो आप आंख मिचते हुए करें नहीं कुछ नहीं भाई, बिल्कुल सही है, आई एम फाइन। और आपको ठंडी के मौसम में भी आप टेंट के बाहर रहते हो, आपको गर्मी का एहसास होता है और साथ ही साथ गर्मी का एहसास होता है, रोते हो। ऐसे प्यार मोहब्बत करने की क्या ज़रूरत है दोस्तों जिसमें आपको रोना पड़े। और साथ ही साथ यदि आपको प्यार करना है तो आप हमारी मानिए, आप एसएससी से कर लीजिए, यूपीएससी से कर लीजिए, छोटे मोटे जैसे एग्ज़ाम रेलवे से भी कर लीजिए। यदि कुछ नहीं हुआ तो कुछ न तो कुछ करा ही देगा। यदि वो भी नहीं करोगे तो आप अपनी माँ से प्यार करिए। यदि आप कभी भी तनाव में रहते हो तो आपके अंदर से ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन्स रिलीज होता है जो कि आपके तनाव को कम करता है। यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए।